अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। 2024 का पेपर है, फेब मार्च लेटेस्ट पेपर है ये। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड forms an ionic lattice that is soluble in water. Define enthalpy change of solution. So enthalpy change of solutions, this is a simple definition. तो आप इसकी डेफिनेशन क्या कहते हो बेटा कि when 1 mole of a substance, that is potassium iodide, dissolve in water, dissolved in water, okay, to form infinite dilute solution. Set है? Ki has a higher solubility in water, although its enthalpy change of solution is endothermic. Has high solubility in water, although its enthalpy change of solution is endothermic. Like ये absorb करता है, energy release नहीं करता dissolve होने में. Explain how this high solubility is possible. देखो कि आई को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो मतलब ये है कि के प्लस बन गया और आई माइनस बन गया। यू नो दैट जितने भी आयंस होते हैं ऑल आयंस आर एक्वस। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एंट्रोपी में क्या चेंज आया, आप बोलोगे सर इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये तो सॉलिड था। रैंडमनेस से इंक्रीज हो गई। ओके, तो जब एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव होती है ना बेटा, तो अगर मैं आपको ये रिलेशनशिप याद दिलाऊं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, तो बेटा ये तो आपका पॉजिटिव है, ये तो आपका पॉजिटिव है। तो एंट्रोपी भी आपका वो क्या कह रहा है कि पॉजिटिव है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना, एंट्रोपी भी आपकी पॉजिटिव है। तो बेटा जब दोनों पॉजिटिव हों ओके, जब दोनों पॉजिटिव हों तो अब मसला ये है कि टेम्परेचर है, ये क्या कह रहा है, टेम्परेचर। तो याद रखना बेटा, तो आपका जो ओवरऑल डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब आपका ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो इसलिए इसकी जो सॉल्युबिलिटी है मतलब फीजिबल है। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ कि द रिएक्शन इज फीजिबल, मतलब कि ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो उसका रीजन क्या है कि बेटा इसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है, विच मेक्स द डेल्टा जी नेगेटिव। तो इस वजह से ये सॉल्युबल इन वाटर है, हाई सॉल्युबिलिटी है मतलब के। ट्रेंड इन एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन इन द हैलाइड आयंस, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन बताना है आपको। तो हैलाइड आयंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ये क्लोराइड देन ब्रोमाइड देन आयोडाइड। अगर मैं नीचे जाऊं देखूं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। अब वो बताना है कि ये इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों हो रही है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है कि आपका ये Cl माइनस है और वाटर इससे आकर सराउंड हो गया, वाटर इससे आकर क्या हो गया, सराउंड हो गया। तो अब ये एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। खुद का है इसने क्वेश्चन में कि, बल्कि ट्रेंड पूछ रहा है वो हमसे कि क्या ट्रेंड आ रहा है इसमें। तो अगर आप ट्रेंड की बात करें ना, तो -364 था, देन -335 है, देन माइनस का 293 है। तो वो जीरो के क्लोजर होता जा रहा है, तो मतलब समझ जाओ कि वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ओके, क्यों हो रहा है ऐसा उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, क्लोरीन प्रोटॉन नंबर 17, 3 शेल्स हैं इसके अंदर। ब्रोमीन में 4 शेल्स हैं। आयोडीन में 5 शेल्स हैं। साइज बढ़ता चला जा रहा है ना, साइज बढ़ता चला जा रहा है। और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो बेटा जब वाटर उससे आकर सराउंड होगा तो आप क्या समझते हो कि क्या बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा विद द हैलाइड आयन? नो, ऐसा नहीं होगा। तो जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम होगी। याद रखिएगा ये बात, जब स्ट्रांग बॉन्ड बनता है ना बेटा, जब स्ट्रांग बॉन्ड बनता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। और जब वीक बॉन्ड बनता है ना बेटा, तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ये बात आपको याद रखनी है। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जब वीक बॉन्ड बनता है तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ओके, तो अब मैं क्या रीजन लिखूं, दिस इज ऑफ 2 मार्क्स,
कि भाई हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी इंक्रीज क्यों हो रही है। तो मैंने एक तो ट्रेंड सेट कर दिया कि भाई ये इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट्स गोइंग टू इंक्रीज। तो नंबर वन इंक्रीज होने की वजह, साइज ऑफ halide ion increase from Cl minus to I minus due to this charge density is going to decrease. ओके जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज इसकी हो रही है तो अट्रैक्शन बिटवीन halide ion with water डिक्रीज हो रही है। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी becomes less exothermic। तो हम ये यहाँ एक नोट भी लिख लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग जब बॉन्ड होता है मोर पॉजिटिव मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी, और जब वीकर बॉन्ड होता है लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके ये पॉइंट वाली बात है। आइए जरा, solution values of these potassium halides ion are almost constant, almost constant। okay, use the delta H of hydration and delta H of lattice data in the table 1.12 suggest why। बेटा वो सॉल्यूशन के बारे में कह रहा है कि उनकी वैल्यूज जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, दी नहीं है, कह रहा है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ऐसा क्यों है, हमें वो बताना है। बात समझ रहे हो, वो हमें बताना है। तो आइए जरा, 701 देन 670 देन 629, मैं लैटिस की बात कर रहा हूँ। ओके हाइड्रेशन भी आप इनके देख लो, 364 है, फिर 335 है, फिर 293 है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ये जो लैटिस है और जो आपका हाइड्रेशन है, बेटा दोनों ही वैल्यूज क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। बात समझ रहे हो, यानी कि इंक्रीज आ रहा है ना इनमें, चेंज जो आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज। जीरो के करीब होने का मतलब क्या है, कि वो इंक्रीज होता जा रहा है, वैल्यूज बिकम्स मोर पॉजिटिव, वैल्यूज बिकम्स मोर पॉजिटिव, और मैं कह सकता हूँ कि लेस एक्सोथर्मिक है। और क्या है, लेस एक्सोथर्मिक है। जरा डिफरेंस निकाल के चेक कर लें बेटा कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है इनमें। 64 और 364 और 335, 364 और 335, तो ये आ गया आपके पास 29 का डिफरेंस। और 335 और 293 में आ गया आपके पास 42 का डिफरेंस। ओके यहाँ भी मैं देख लेता हूँ बेटा, 701 में और 670 में 31, फिर 670 में, 629 में 41। मतलब यार कैसा डिफरेंस चल रहा है, सिमिलर डिफरेंस चल रहा है। बात समझ रहे हो तुम, एक ही रेट से दोनों जो है वो बिकम्स लेस एक्सोथर्मिक। तो यार तुम्हारे पास तो एक फॉर्मूला था बेटा, तुम्हें तो हमने एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हैदराबाद माइनस लाहौर, है ना। एक रिलेशनशिप हमें तो पता है बेटा, क्या कहते हो आप, रिलेशनशिप क्या था, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हैदराबाद यानी कि हाइड्रेशन माइनस द लैटिस एंथैल्पी यानी कि लाहौर। तो बेटा जब इन दोनों में डिफरेंस ही सिमिलर आएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो सॉल्यूशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। 100% नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। बात समझ रहे हो।
तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या लिखें अब यहाँ पर, दिस इज ऑफ 1 मार्क, क्या लिखें, तो आप कह दो कि जो आपका डेल्टा एच ऑफ लैटिस है ना, और जो आपका डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन है ना, ओके, बोथ बोथ बिकम लेस नेगेटिव with a similar trend. Okay. The enthalpy change of solution of Ki is plus 21. Enthalpy change of solution of Ki is plus 21. Use this information and the data in the table 1.1 to calculate the enthalpy change of hydration of the potassium ion. तो बेटा हम इसको यूं बना लें कि आई आपका सॉलिड है, जब हमने इसको पानी में डाला तो ये बन गया होगा एक्वस, ये बन गया होगा एक्वस। दिस इज द डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले ऑब्वियस सी बात है कि के पॉजिटिव गैस, और ये कुछ ऐसा होगा, फिर ये एक्वस में गया होगा, ये भी एक्वस में गया होगा, है ना। इसका सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्लस का 21 इज द सोल्यूशन, एंड दिस इज द लैटिस एनर्जी, you know that this is hydration, this is hydration of potassium that you have to find out, this is the hydration of iodide, it should be given. Okay. तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा बेटा, हाइड्रेशन तो एंथैल्पी आपको दी हुई है जो कि 21 है। आइए जरा ऊपर देखते हैं, कुछ और भी दिया हुआ है, कुछ और भी दिया हुआ है। अ, देखो लैटिस एनर्जी भी आपको दी हुई है पोटेशियम हलाइड की, लैटिस एनर्जी भी आपको दी हुई है पोटेशियम हलाइड की। तो चूंकि पोटेशियम आयोडाइड है तो मेरी लैटिस एनर्जी -629 है। मेरी लैटिस एनर्जी कितनी है, माइनस का 629 है। बेटा ये मेरा इनडायरेक्ट रूट है, ओके, ये मेरा इनडायरेक्ट रूट है, तो मैं इसका साइन चेंज लाजमी करूंगा। तो मैं इसको कर दूंगा +629, लेकिन मैं उनका साइन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, एरोज भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपके पास पोटेशियम का हाइड्रेशन आपको गिवन है, दैट इज, यानी कि पोटेशियम का तो आपको खैर फाइंड आउट करना है, +x, और आयोडाइड का हाइड्रेशन, आयोडाइड का हाइड्रेशन आपको गिवन है, दैट इज 293, -293, इसका हाइड्रेशन आपको गिवन है। ओके, आयोडाइड का हाइड्रेशन आपको गिवन है, दैट इज 293, -293 है ना, हाँ -293। तो मैं क्या करूंगा अब, इसको यही मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, -293। भाई आप इसको कैलकुलेट कर लो, हमें तो एक्स फाइंड आउट करना है, हमें तो एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं काम करता हूँ, एक्स को मैं वहां यहीं रहने देता हूँ, 21 माइनस का 629 और प्लस का 293 हो जाएगा। ओके, तो 21 माइनस का 629 इज माइनस का 608 और प्लस का 293। ओके, सो द ओवरऑल आंसर इज माइनस का 315। ओवरऑल आंसर कितना आ गया, माइनस का 315 आ गया। सही है, ओके। ओके बेटा, अब ये कह रहा है कि पोटेशियम, सॉरी, लेड आयोडाइड फॉर्म्स व्हेन KI इज मिक्स्ड विद लेड टू आयंस। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ PbI2। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले ना इक्वेशन बना लो और इनको आप इस तरह से कर दो। ओके, दिस इज x एंड दिस इज 2x, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना यार, इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन नहीं है ना यार हमें। KSP क्या होता है, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड, ये हमेशा प्रोडक्ट का होता है, और आयोडाइड की पावर 2 आ गया आपके पास। KSP की वैल्यू तो आपको गिव, अच्छा एक काम और करता हूं मैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आई डोंट नो, सो दिस इज x एंड दिस इज 2x, और ये स्क्वायर तो एज इट इज लगा। नाउ दिस वुड बी 4x क्यूब, now this would be 4x cube, x, you know, this is the solubility of potassium,
ऑफ लेड एंड दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडाइड। वो कह रहा है सॉल्युबिलिटी बताओ आप, मतलब आप एक्स फाइंड आउट कर लो, आपको सॉल्युबिलिटी पता लग जाएगी, होल की सॉल्युबिलिटी पता लग जाएगी। केस भी तो मुझे गिवन है, दैट इज 7.1 एक्सपोनेंट माइनस 9 इज इक्वल टू 4x क्यूब। मुझे तो x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 करवा दूंगा, और मुझे एक्स क्यूब यहाँ आ जाएगा। x चाहिए मुझे, मैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो कि उसका फायदा ये होगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसका मैं सिंपल मैथ्स है यार, ये नो टेंशन, उसको मैं यूं फाइंड आउट कर लूंगा। ये कैंसिल हो गया। तो जरा बताइएगा बेटा, कैलकुलेट कीजिएगा जरा कितना आ रहा है एक्स, शाबाश जल्दी से। हम्म, संजय बताना जरा बेटा। Sir, 1.21 exponent minus 3. गुड, दिस इज 1.21 एक्सपोनेंट माइनस 3। The ionic radius of lead is 0.120 nanometer compared to 0.133 nanometer for potassium. तो ये बड़ा है, पोटेशियम बड़ा है, लेड छोटा है। सजेस्ट हाउ द लैटिस ऑफ PbI2 डिफर्स फ्रॉम Ki। लैटिस एनर्जी जो है वो PbI2 की डिफर करेगी लैटिस एनर्जी ऑफ Ki से। तो बेटा लैटिस एनर्जी होती क्या है, कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी? यस। हम्म, Sir, can you repeat it? बेटा लैटिस एनर्जी जो है ना, इज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना वीक बॉन्ड बनेगा उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी, कितनी कम एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर आपको याद होना बेटा, हम आयोनिक कंपाउंड में क्या पढ़ाते थे यार, स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स भाई, एक तो चार्ज, एक साइज। व्हेन यू हैव स्मॉलर साइज तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, मोर एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, योर लैटिस वुड बिकम द मोर नेगेटिव। If the size is greater, so the attraction is lower. When the attraction is lower, so the bond is weaker. When the bond is weaker, so the delta H of lattice energy will be less negative. इन्होंने वैल्यू देखकर हमारी हमारे मसलों को हल कर दिया। इसने कहा कि पोटासियम 0.133 है और लेड 2 प्लस जो है वो 0.120 है, इसका मतलब ये है कि लेड की अट्रैक्शन इज हायर। So lead key attraction is higher means that so the lead iodide is going to give you the more energy. It would be more exothermic as compared to the potassium iodide. क्या मेरी बात समझ आ रही है? हम्म, जी sir. हाँ, तो मैं क्या लिखूं बेटा यहाँ पर, मैं लिखूंगा कि, अच्छा दूसरी बात चार्ज पे भी है ना यार, चार्ज भी तो देखो, लेड का 2 प्लस चार्ज है, पोटेशियम का 1 प्लस चार्ज है। ये भी एक हमारे पास अच्छा क्लू है, ये भी हमारे पास एक अच्छा, एक बहाना है, एक मौका है कि हम बता सकें कि भाई किसकी जो है वो अट्रैक्शन कम है और किसकी अट्रैक्शन ज्यादा है। तो मैंने दो चीजों को कंसीडर कर लिया, एक मैंने साइज को कंसीडर कर लिया, और एक मैंने उसके चार्ज को कंसीडर कर लिया। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर, लेड इज +2 एंड potassium is +1 एंड लाइक +2, बल्कि मैं इसको यूं लिखता हूँ कि लेड 2 प्लस हैज a greater charge than K plus, okay, and lead 2 plus has a smaller radius compared to K plus. So lead 2 plus is having stronger
attraction with iodide compared to Ki. So releases more energy. Hence, delta H of lattice of lead iodide is more exothermic than delta H of lattice energy of Ki. ओके, तो ये हमें यहाँ पर कोट करना है, मेंशन करना है. नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. शांति जरा करना बेटा, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको. चलो जी, मैं भी करता हूँ. आंसर को मैच कीजिएगा जरा. सो एंट्रोपी इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. पाकिस्तान रेलवे. प्रोडक्ट में आपके पास K2CO3 है, उसकी वैल्यू 155.5 है, मल्टीप्लाइड बाई 2. प्रोडक्ट में एक I2 भी है. I2 की वैल्यू 116.1 इंटू 2. दिस इज प्रोडक्ट. माइनस रिएक्टेंट में आपके पास CO2 है, Ki है, दैट इज 106.3 इंटू 4. ओके, प्लस देन यू हैव CO2 as well, that would be 213.6 into 2. Then you have oxygen, that is 205.2. Just you have to run a calculator and get your answer. This is very easy question. देखा है कि काफी इजी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. इट्स जनरल ऑब्जर्वेशन. तो क्या आंसर आया शान से? दिस इज माइनस 514.4 किलो जूल्स पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल. Use your answer to C part 1 to show that reaction 1 is spontaneous at 298 Kelvin. तो बेटा हम क्या कहते थे? अगर अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा तो आप कहोगे कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. बेटा अगर पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस. सो लेट मी चेक. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H minus का T delta S. As you know, the value of delta H is minus का 203. Minus का 203.4. This is your delta H. Temperature is 298 Kelvin. Okay. Then you have delta S, that is minus 514.4. Now the problem is that एंट्रोपी का यूनिट तो जूल्स पर केल्विन है और डेल्टा एच का किलो जूल्स है, तो यूनिट कन्वर्जन तो होनी चाहिए ना यार. तो इसलिए आप इसको क्या करा दोगे, 1000 से डिवाइड करवा दोगे. तो आंसर बताओ जरा भाई, क्या आ रहा है? आंसर बताओ जरा, क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है तो मैं कहूंगा सिंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा. वो खुद कह रहा है यार स्पॉन्टेनियस है, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा. सिंस डेल्टा जी इज नेगेटिव, so reaction is spontaneous. फॉर श्योर आंसर नेगेटिव आना चाहिए. फिर भी कंफर्मेशन के लिए शान से क्या आंसर आ रहा है? Sir, -50.1. Okay, this is in like kilojoules, right? The group 1 carbonates are much more thermally stable than the group 2 carbonates. Okay, state and explain the trend in thermal stability of the group 2 carbonates. देखो बेटा,
एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ग्रुप टू कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, वो तो इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये थियोरेटिकल बात है ना, मतलब सबको, बच्चों को पता होनी चाहिए ये बात। भाई इंक्रीज होती है। अब आप बताइए कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। देखो, अगर कोई चीज हीट करने पर आसानी से ब्रेक डाउन हो जाए, इफ समथिंग is going to break down after providing heat, so we can say that the thing is thermally unstable. Why? Because it's going to break down after providing heat. But if you have something else that's not going to break down after providing heat, we can say that this is the stable compound. And this is thermally stable. It's not going to break down after providing heat. So it's mean that the compound is thermally stable. तो ये मतलब होता है बेटा thermally stable का या thermally unstable का। So simple common common सी बात है, मतलब कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो वो कह रहा है इट बिकम्स मोर थर्मली स्टेबल, इट नीड्स मोर अमाउंट ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन। अच्छा, दिमाग इस बात को नहीं मानता है। दिमाग ये कहता है कि यार सर, साइज तो बढ़ता जा रहा है, सर साइज तो बढ़ता जा रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी आई एक्सेप्ट कि साइज बढ़ रहा है, तो सर अट्रैक्शन तो कम होनी चाहिए ना सर, अट्रैक्शन तो कम होनी चाहिए, उसको तो आसानी से टूटना चाहिए। लेकिन ये ऐसा है नहीं जैसा तुम्हें नजर आ रहा है। उसकी वजह पता है क्या है बेटा? उसकी वजह ये है कि आपके पास ना बेटा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है पर्टिकुलरली कुछ ऐसा। दिस इज द कार्बोनेट। और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना बेटा टू, वो डीलोकलाइज होता है कुछ इस तरह से, इस तरह से वो रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है उसके ऊपर चार्ज। ओके, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। अब लेट सपोज बेटा आपके पास ये मेटल है, ग्रुप टू का है, प्लस टू का चार्ज है, दिस इज एम। बेटा मैं कहता हूँ कि ये अभी मेटल का साइज छोटा है, मतलब ये मैग्नीशियम है। मैं कहता हूँ कि दिस मेटल इज मैग्नीशियम। अब वो आया इस ऑक्सीजन के पास, जाहिर सी बात है यार, इसका साइज स्मॉलर है बेटा, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और टाइट अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा ना बेटा, आप बोलोगे कि सर ये वाला बॉन्ड वीक होता जा रहा है सर, सर ये बॉन्ड वीक होता जा रहा है। क्यों? क्यों वीक होता जा रहा है? क्यों वीक होता जा रहा है? क्योंकि बेटा ये ऑक्सीजन टूट रहा है। टूट रहा क्यों है बेटा? सर ये मेटल इस ऑक्सीजन को खींच रहा है। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। आप स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हो तो वो टूट जाता है। इसी तरह से जब ये बॉन्ड स्ट्रेच होगा, ऑक्सीजन अट्रैक्टेड बाय द मेटल, दैट इज इन दिस केस दिस इज मैग्नीशियम हैविंग स्मॉलर साइज, तो ये बॉन्ड जो है वो पोलर, हम एक स्पेशल वर्ड अनाउंस करते हैं, एक स्पेशल वर्ड हम असाइन करते हैं, that is called polarization, distortion of the carbonate ion। डिस्टॉर्ट हो जाएगा कार्बोनेट आयन, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा बेटा ये बॉन्ड, डिस्टॉर्ट हो जाएगा ये बॉन्ड। जब डिस्टॉर्ट होगा तो ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा? मेटल के साथ चला जाएगा। पीछे क्या बचेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। तो क्या हुआ? कार्बोनेट तो टूट गया। भाई यही तो होता है, यही तो होता है, जब कोई कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है मेटल का ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। व्हाट इफ आई हैव व्हाट इफ आई हैव अ लार्जर मेटल, अ लार्जर मेटल। अब आप बोलो सर, यार ये भी तो जाएगा इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने भी, इसका क्या कसूर है बेचारे का, चलो ये गया इसको अट्रैक्ट कर। तो जब ये इसको अट्रैक्ट करने जाएगा बेटा, जब ये इसको अट्रैक्ट करने जाएगा, तो कि अब सीन क्या होने वाला है इसमें, अब ये ऑक्सीजन को तो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है भाई, ये ऑक्सीजन को तो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा। बेटा जब ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा कैसे? जब तक ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा,
तब तक कार्बोनेट नहीं टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगी। नहीं यार सर, मुझे तो बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ना है तो आप एक्सटर्नल एनर्जी लगाओ। आपको तोड़ने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ रही है भाई, तभी तो कहते हैं थर्मली स्टेबल हो गया वो। तो ये सीन है, ये सीन है इसमें, तो आपको ऐसे सोचना है बेटा। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या लिखूं? तो मैं कहूंगा, सबसे पहली बात मैं कहूंगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। फिर मैं उसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि size of cation increases down the group. ओके। अच्छा जी, उसके होने से क्या होता है? उसके होने से क्या होता है सर? तो होता ये है कि आपके जो कार्बोनेट का CO वाला बॉन्ड है ना, मैं इसको बना देता हूँ यार यहाँ पर मैं। जो ये वाला बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला, ये पोलराइज होता है ना, ऐसे ही है ना, यही बताया था ना मैंने अभी। तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा यार? तो कैटायन will not polarize carbon oxygen bond in carbonate. Okay, so इसलिए it requires to overcome attraction between carbon and oxygen. Therefore, thermal stability increase हो रही है। ये जो है, ये आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके। Write a half equation for the reaction that occurs at the cathode. Cathode is negative, negative पे जाता है positive, positive पे पहुंच जाएगा। Solution of Ki aqueous, तो aqueous का मतलब वाटर भी है। ग्रुप वन के मेटल तो वैसे भी कभी कहीं नहीं जाते यार, इतने रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो H plus will gain one electron and will form H2. This is a diatomic molecule, बैलेंस करने के लिए 2 2 लगा दो। ओके। Calculate the average current used in 8 minutes during the electrolysis. Just आप ये कीजिए कि आपको the volume and the concentration is given, so you can find out the moles first, right? So mole of uh, Na2S2O3, Na2S2O3 is equal to बेटा 21.35। इसको मीटर क्यूब में, DM क्यूब में चेंज कर लो, मैं 1000 से डिवाइड करा दिया। मल्टीप्लाई द कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीप्लाई विद द कॉन्सेंट्रेशन। सो आंसर बताइएगा जरा, मोल कितने आ रहे हैं बेटा S2O3 के? हम्म, क्या आंसर आया? हम्म, Sir, 2.135 exponent minus 3. 2.135 exponent minus 3 mole of Na2S2O3। हमें तो आयोडाइड के चाहिए, क्योंकि वो क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एवरेज करंट, आप बताइए कि आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस द आयोडीन प्रोड्यूस्ड,
तो आयोडीन का बताइए ना, इसमें और इसमें जो मोल रेशो है वो 1:2 का है। दिस इज आयोडीन, दिस इज सोडियम थायोसल्फेट। सो आइए जरा 1:2 है, मुझे मोल जिसके पता लगे हैं, मुझे तो आयोडीन के निकालने हैं। तो बेटा दिस इज एक्स, जरा बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। यस, सर 1.0675 जल्दी से। एक्सपोनेंट माइनस 3। 1.065। 1.0675। ओके, 1.0675। बेटा ये मोल ऑफ आयोडीन आया, ओके, ये मोल ऑफ आयोडीन आया आपके पास, राइट। आइए जरा अगला काम करते हैं अपना हम। बेटा आपको तो पता है इक्वेशन ऊपर गिवन है, I2 की इक्वेशन गिवन है ना। मुझे तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आइए जरा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि Q का भी फॉर्मूला होता है ना, Q=NF। बेटा ये भी आपको पता होने चाहिए, रिलेशनशिप्स आपको लाजमी पता होने चाहिए। Q=NF होता है। N क्या होता है, मोल्स। F is Faraday, Faraday's constant, that is 96500, that is 96500, सिंपल। अब जो आंसर आएगा ना बेटा, उसको आप किस फॉर्मूले में डालोगे, I=Q/T, क्योंकि Q=IT होता है, मुझे I चाहिए तो T डिवाइड हो गया। अब टाइम इन्होंने आपको दिया हुआ है बेटा, टाइम इन्होंने आपको दिया हुआ है मिनट्स में, 8 मिनट है, सेकंड में चेंज कर लेना उसे। फिर अब पहले तो क्यू चाहिए ना, मैं पहले हम क्यू निकाल लेते हैं कि क्यू क्या होगा। तो मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ आसानी के लिए ना। तो बेटा हमारे पास जो आंसर आया था अभी, दैट वाज 1.0675 एक्सपोनेंट माइनस 3। चूंकि बेटा आयोडीन में और इसमें 1:2 का रेशो है, मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना पड़ेगा, आपके पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा फैराडे से, दैट इज 96500। अब मुझे जरा बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। सर 206.03। सर हमने मोल्स बेटा को ये मल्टीप्लाई कूलम्स, बाय 2 किया। क्योंकि बेटा मुझे इलेक्ट्रॉन के चाहिए ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफेरेंस होता है ना एट द कैथोड एंड एनोड। तो बेटा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर, तो मैंने आयोडीन के मोल्स निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। और क्यू का फॉर्मूला बेटा यही होता है, NF, एन बोले तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे तो अल्टीमेटली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। आयोडीन हमने इसलिए तो निकाला ताकि मुझे इलेक्ट्रॉन के मोल पता लगे। दैट इज 1:2 रेशो, इक्वेशन इज गिवन टू यू। बात समझ आ रही है मेरी। जी सर। हाँ जी। बेटा अब आप पता है क्या करेंगे, ध्यान से आप इसको ना पुट इन वन। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं काम करता हूँ कि मुझे पता लग चुका है। बेटा आंसर बताइएगा जरा क्या आ रहा है। सर जीरो और ये पॉइंट फोर टू एम्पेयर्स में नाइन आएगा, ये एम्पेयर्स में आएगा, राइट। कैसा, इजी इजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो जी, स्टेप 1 बताइएगा जरा, रिएजेंट एंड कंडीशन। बेटा स्टेप 1 में हो क्या रहा है, क्या हुआ स्टेप 1 में। यस, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन की क्या रिएजेंट एंड कंडीशन होते हैं। HNO3 and नाइट्रिक H2SO4। एसिड कॉन्सेंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बेटा स्टेप टू में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है स्टेप टू में, NO2 से NH2 बन गया, NO2 से NH2 बन गया, दैट इज द रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, Sn प्लस HCl कॉन्सेंट्रेटेड। अभी अभी मैंने रिवीजन कराया इसका, उसमें देख लीजिएगा, आपने यही लिखी हुई है चीजें। दैट्स गुड। डायजोनियम सॉल्ट अभी अभी ताजा ताजा करवाया है, ताजा 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 एकदम। तो डायजोनियम सॉल्ट में क्या होता था बेटा, हमने लिया था बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं उसमें, हम पहले NH2 बनाते हैं, होता ये है कि NH2 को हम कन्वर्ट कर देते हैं डायजोनियम में। तो अब इन्होंने इक्वेशन शायद नहीं पूछी हुई, स्टेप टू कहाँ है, ओके सही है, देखते हैं। यहाँ इन्होंने आपको दिया हुआ है ना सारी चीजें, ये रहा देखो, NH2 से वो कहाँ गया, N2 प्लस में, N2 प्लस में, दिस इज द डायजोनियम सॉल्ट, दिस इज द डायजोनियम सॉल्ट। तो तो अगर इस NH2 को इसमें कन्वर्ट करना हो तो हमने इससे रिएक्शन करवाना होता है, अल्टीमेटली इससे करवाना होता है, वैसे तो HNO2 से, दिस इज नाइट्रस एसिड। अब वो पूछ रहा है भाई इस इक्वेशन को तो कंप्लीट करो यार, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है भाई, एक बनता है आपके पास HNO2, एक HNO2 बनता है, और एक आपके पास NaCl बनता है। असल जो खिलाड़ी है ना इसमें, असल जो खिलाड़ी है ना वो ये है खिलाड़ी। स्टेज टू में क्या हो रहा है, नाइट्रस एसिड रिएक्ट्स विद दिस फिनाइलएमाइन टू प्रोड्यूस डी, दिस इज। तो आपको कह रहा है कंप्लीट द इक्वेशन, तो इसकी भी इक्वेशन बना के लिख लेते हैं जरा। C6H5NH2 जब रिएक्शन करता है HNO2 के साथ in the presence of acidic environment, so it's going to form diazonium salt like this, और वाटर रिलीज हो जाता है। बैलेंस कर लो इसे, बैलेंस है मेरे ख्याल में ऑलरेडी। The I minus from Ki reacts with D in step 4. स्टेप 4 ये D है आपका, ओके ये आपका D है, आगे देखते हैं जरा। Suggest the name for this mechanism. Suggest the name for this mechanism. तो अगर हम गौर से देखें, अगर हम गौर से देखें बेटा, तो इसने मेंशन क्या किया है, स्टेप 4 reacts with D in step 4। तो ये I माइनस ने इसको निकाल दिया, I माइनस ने इसको निकाल दिया। तो अब क्या होगा कि दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वैसे जनरल बेंजीन रिंग की अगर तुम बात करो तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ओ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये पिछले पेपर में भी आया, इससे पहले वाले ईयर में। तो एसिड वन इन्होंने आपको दे दिया बेटा, ये कह रहा है ये एसिड वन है, ओके कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड